जय सिया राम। तो पिछली वीडियो में हमने आवेशों की चर्चा की थी और हमने देखा था कि जो आवेश होते हैं वे एक दूसरे पर बल लगाते हैं। सजातीय आवेश जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं और विजातीय आवेश मतलब पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। आज हमें पढ़ना है कूलॉम का नियम, जिससे हमें पता चलेगा कि वो बल कितना लग रहा है, कितनी मात्रा में बल लग रहा है और कितनी दूरी पर। दूरी और आवेश की मात्रा के अनुसार बल कैसे बदलता है वो कूलॉम का नियम हमें बताएगा। तो कूलॉम ने अपने प्रयोगों के आधार पर जो है ये नियम दिया। हम इस नियम को ऐसे मतलब एक तरह से अपने आप में फंडामेंटल है, ऐसे डिराइव नहीं कर सकते, बस प्रयोगों के आधार पर जो है ये नियम है कूलॉम्स लॉ। मान लिया दो आवेश हैं Q1 और Q2 और वे एक दूसरे से R दूरी पर है, वो भी निर्वात में। ठीक है, निर्वात में R दूरी पर है। तो उनके बीच में जो फोर्स होगी, जो बल लगेगा, वो Q1 और Q2 की गुणन के मल्टीप्लाई के अनुक्रमानुपाती होगा और जो इनके बीच की जो दूरी है R, उसके वर्ग यानी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब उसके उल्टे के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। तो ये दो रिलेशन मिले हमें, कूलॉम ने जो प्रयोगों के हिसाब से दिए अपने कि Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती है और 1/r² के भी अनुक्रमानुपाती है, R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों को एक ही उसमें लिखे तो मैं लिख सकता हूँ F, नीचे ले लेता हूँ, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर के। और इस अनुक्रमानुपाती को हटा के बराबर लगाने के लिए हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना होगा। तो हम कहते हैं F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, और F यानी बल का मात्रा क्या होता है? वो होता है न्यूटन, SI मात्रा। ठीक है, तो अगर हम SI यूनिट लेंगे, कूलॉम इधर मीटर, तो बल आएगा मेरा न्यूटन में। अब देखो, अगर Q1 की वैल्यू मैं लेता हूँ 1 कूलॉम और Q2 की वैल्यू भी ली 1 कूलॉम और R बराबर लिया 1 मीटर निर्वात में। ठीक है, निर्वात में 1 मीटर दूरी पर है Q1 और Q2। ये भी 1 कूलॉम आवेश, ये भी 1 कूलॉम आवेश। तो हमने क्या देखा, अगर ये भी 1 कूलॉम है, ये भी 1 कूलॉम है और R बराबर 1 मीटर है, तब जो है बल जो लग रहा था F बराबर वो था 9 × 10⁹ न्यूटन। इतने न्यूटन का बल लग रहा था। तो ये वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में रखूँ, 9 × 10⁹ बराबर K, इसकी वैल्यू 1 है, Q1 की, Q2 की भी 1 है और जो है दूरी वो भी 1 मीटर है, 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से K की वैल्यू आ गई मेरे पास। K बराबर क्या आ गया? K बराबर 9 × 10⁹ ठीक है, और मात्रक क्या हो जाएगा इसका? इधर ये बल तो किस में है? न्यूटन में है। ये आवेश कूलॉम में, ये भी आवेश कूलॉम में, तो यहाँ पर कूलॉम स्क्वायर, और ये दूरी क्या है? मीटर में है और R का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर इधर जाएगा, कूलॉम स्क्वायर डिवाइड में, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर। ये K की कांस्टेंट की वैल्यू है। तो अब हम लिख सकते हैं बल कि अगर दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से R दूरी पर हो तो उनके बीच में जो बल लगेगा F बराबर 9 × 10⁹ और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इतना न्यूटन, इतने न्यूटन का बल लगेगा। पहली चीज, ये जो नियम है ये केवल बिंदु आवेशों के लिए वैलिड है। ठीक है, बिंदु आवेश क्या होता है? बिंदु आवेश का मतलब है कि ये जो आवेश का इसका साइज जो भी हो, ठीक है, कुछ भी साइज हो, उसकी तुलना में ये इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि उतनी दूरी से देखने पर
मतलब अगर यहाँ से इसको देखूँ तो बिल्कुल एक पॉइंट बिंदु दिखे, इससे इसको देखूँ तो ये भी बिल्कुल बिंदु आवेश दिखे। मतलब आवेश के आकार की तुलना में उनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो तब उस आवेश को हम बोलते हैं बिंदु आवेश। अच्छा, तो जो ये एक्सप्रेशन है बल का, इसमें कई लोगों को ये के जो है, ये के उतना ज़्यादा सुविधाजनक नहीं लग रहा था कैलकुलेशन में, ठीक है। वैल्यू भी इसकी सिंपल सी है 9×10⁻9, पर उन्होंने कहा नहीं, ये के हमें ऐसे सुविधा नहीं हो रही आगे और कहीं कैलकुलेशन में। उन्होंने कहा कि हम इस के को एक दूसरे कॉन्स्टेंट के रूप में लिखेंगे। हम इस के को लिखेंगे 1/4πε0। और यहाँ पे अब ये ε0 एक दूसरा कांस्टेंट आ गया। और क्योंकि देखो आवेश निर्वात में रखे है, इसलिए इस ε0 को बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता अंग्रेजी में बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। निर्वात की विद्युतशीलता। अगर इस ε0 की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ले जाएंगे, के को इधर ले जाएंगे, तो ε0 बराबर होगा 1/4π के, ठीक है, 1/4π के। अब इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 1/4 गुणा 22/7 गुणा 9×10⁻9। तो अगर इसको तुम सोल्व करोगे तो देखना वैल्यू आ जाएगी लगभग 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये वैल्यू आ जाएगी। और मात्रक क्या हो जाएगा इसका, देखो 4π का तो कोई मात्रक नहीं है, एक संख्या की तरह मान लो कॉन्स्टेंट। तो मात्रक किसका, के का है, और के का जस्ट अपोजिट, क्योंकि 1/के हो रहा है ना, ε0 का मात्रक हो जाएगा। के का मात्रक क्या था, के का मात्रक था न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो ε0 का मात्रक हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसकी ε0 की हम निकाल लेंगे वीमा, ठीक है। मात्रक दिख रहा है इसका कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो हमने कल बताया था कूलम क्यों बराबर फॉर्मूला IT। इस फॉर्मूले से कूलम को हम जो है मूल मात्रा में बदल देंगे एम्पियर गुणा सेकंड में, ठीक है। तो कूलम की जगह तो क्या आ जाएगा, एम्पियर का A और सेकंड का T, ठीक है। न्यूटन का हमने पढ़ा होगा फॉर्मूला F बराबर m में होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान कायम आ जाएगा और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो वीमा हो जाएगी इसकी ml, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t माइनस की 2। तो ये न्यूटन की जगह ये लिखाएगा mL/t-2, और मीटर का तो l है, l का स्क्वायर। तो ऊपर तो हो जाएगा a², कूलम का स्क्वायर है नहीं, तो a²t², और नीचे हो जाएगा mL/t-2 और इधर l का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा m-1 और l-3 और t हो जाएगा 4 और a²। ये वीमा होगी किसकी, ε0 की, ठीक है। अब तुम ये जो k था फॉर्मूले में, ये k कहाँ था, ये वाला k, इसकी वीमा सोचो, इसकी वीमा क्या होगी, ठीक है। ε0 की तो ये होगी। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मान लिया दो आवेश हैं, ये 1 माइक्रो कूलम और ये 1 माइक्रो कूलम, और ये एक दूसरे से जो है 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें बताना है कि ये जो 1, इसको 10 बोल देते, ये 10 माइक्रो कूलम है, कि 1 माइक्रो कूलम का आवेश 10 माइक्रो कूलम के आवेश पर कितना बल लगाएगा, ठीक है। सपोज करते दोनों सेम प्रकार के, मतलब दोनों पॉजिटिव आवेश है, तो ये इसको इधर की ओर प्रतिकर्षित करेगा और ये इसको इधर की ओर प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, ठीक है। जो बल लगता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। तो हमको बताना है 1 माइक्रो कूलम का आवेश 10 माइक्रो कूलम के आवेश पर कितना बल लगाएगा। इस वाले को F1 बोल देते हैं बल, और 10 माइक्रो कूलम का आवेश 1 माइक्रो कूलम वाले आवेश पर कितना बल लगाएगा, F2, ठीक है। चलो तो पहले F1 निकालते हैं। एक चीज़ और बता दूँ, 1 माइक्रो कूलम इसका मतलब है 10 की पावर माइनस के 6 कूलम, ठीक है। माइक्रो का मतलब है 10 की पावर माइनस के 6।
10 माइक्रो कूलाम का मतलब हो जाएगा 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम, ये बचेगा 10 की पावर माइनस के 5 कूलाम। अब 3 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का मतलब है 1/100 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, यानी 10 की पावर माइनस के 2 मीटर 1 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और देखो अगर मैं F1 लिखना है मेरे को, तो भी ये फॉर्मूला लगाऊंगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अगर मेरे को F2 निकालना है, यानी 10 माइक्रो कूलाम का आवेश, इस पे कितना लगाएगा F2, तो भी यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यानी दोनों आवेशों की गुणा और बीच की दूरी का स्क्वायर उनके व्युत्क्रम में। तो मतलब कि पहली बात तो यह है कि 1 माइक्रो कूलाम का आवेश 10 माइक्रो कूलाम के आवेश पे जितना बल लगाया, उतना ही 10 माइक्रो कूलाम का आवेश 1 माइक्रो कूलाम के आवेश पे बल लगाता है। ठीक है, दोनों बल जो है परिमाण में बराबर होते हैं और दिशा में विपरीत। देखो इसकी ये दिशा है, इसकी ये दिशा है। ठीक है, अब वैल्यू 1 की निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9। ये तो किसकी वैल्यू है 1/4πε0 की। Q1 की वैल्यू जो है 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम, Q2 की थी 10 की पावर माइनस के 5, और नीचे बीच की दूरी है 3 गुणा 10 की पावर माइनस 2, इसका कर देंगे स्क्वायर, तो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 4, किसका R का स्क्वायर, ये R है बीच की दूरी। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया, तो 3 का 9, 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर 10 की पावर माइनस 4, तो 9 से तो 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 और ये -4 ऊपर जाएगी 13 है, पावर हो जाएगी 10 की पावर 13 प्लस की, और -11 जो है माइनस की, तो बचेगी 10 की पावर 2 न्यूटन, यानी कि 100 न्यूटन 100 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, 100 न्यूटन के बल से ये इसको इधर धकेल रहा है, ये इसको इधर धकेल लेगा। ओके, देख लो। अच्छा, तो अब तक हमने देखा था कि दो आवेश अगर निर्वात में हो तो वे एक दूसरे पर बल लगाते हैं। अगर मान लिया ये जो दो आवेश हैं Q1 और Q2, अगर ये निर्वात में ना हो, किसी माध्यम में हो, ठीक है, किसी माध्यम में, जैसे कि जल होगा, कोई गैस हो, किसी भी माध्यम में अगर ये रखे, उनके बीच में मान लिया हमने लकड़ी रख दी, ठीक है, ऐसे लकड़ी या कुछ भी प्लास्टिक रख दी, मतलब माध्यम में है, दो माध्यम में है ये आवेश, अब इनके बीच में निर्वात नहीं है, कुछ और माध्यम है, तो वो माध्यम क्या करता है, वो माध्यम इनको उतना बल नहीं लगाने देता जितना कि ये एक दूसरे पर निर्वात में लगाते थे। अब जो बल का फॉर्मूला होगा उसको अगर मैं M बोल दूं, माध्यम, M माने मीडियम, मीडियम यानी माध्यम। ठीक है, तो अब बल क्या लगेगा 1/4πε0 M। यहाँ पर ε0 M का मतलब हो गया उस मीडियम की विद्युतशीलता। ठीक है, अब तक ε0 लिख रहे थे हम, वो क्या थी निर्वात की विद्युतशीलता, अब ये ε0 M, और बाकी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जो किसी भी माध्यम की जो ये होती है विद्युतशीलता, वो हमेशा बड़ी होती है निर्वात की विद्युतशीलता से। ठीक है, अब अगर बड़ी वैल्यू जो है डेनोमिनेटर में है हर में है, डिवाइड करिए, तो ऑफ कोर्स जो बल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर इन्हीं की जगह निर्वात होता तो निर्वात में कितना बल लगता है उसको F0 बोल देते हैं, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये बल लगता। ठीक है, ε0 छोटा है तो यानी ये बल ज़्यादा है। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोल लूँ, इसको 2 बोल लूँ, और 2 को डिवाइड करूँ 1 से, यानी F0 को डिवाइड करूँ FM से, तो देखो ये तो डिवाइड में सारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 4π भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या 1/ε0 इसका बचेगा, और 1/ε M जो है इसका बचेगा, और इसको ऐसे ऊपर भेज सकते हैं, ऐसे ये नीचे आ जाएगा, तो जाएगा ε0 M बटे ε0।
यानी कि देखो निर्वात में जो बल है अपॉन जो माध्यम में बल लग रहा है वो किसके बराबर है, उस माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात में। और हमने बताया था कि निर्वात की विद्युतशीलता जो है वो कम होती है और उस माध्यम की विद्युतशीलता ज़्यादा होती है। किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता ये भी कांस्टेंट होता है और इसको हम बोलते हैं उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, आर माने रिलेटिव, यानी निर्वात की विद्युतशीलता की तुलना में उसकी विद्युतशीलता कितने गुना है। ठीक है, या इसको बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, या परावैद्युतांक। जैसे जल है, जल के लिए जो है ये आपेक्षिक विद्युतशीलता है, पर कभी कभी इसको कई कई किताबों में के से ही डिनोट करते हैं इस के को। तो ये के जो है और जो हमने पीछे के पढ़ा था के अपॉन 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों जो है अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तो कई जगह इसको के से डिनोट करते हैं, कई जगह एप्सिलॉन नॉट आर से विद्युतशीलता। जल के लिए इसका एप्सिलॉन नॉट आर का जो मान है वो करीब 80 180 करीब 80 मान लो 80 होता है। मतलब उसकी जो विद्युतशीलता होगी जल होगी वो निर्वात की कितने होगी, 80 गुना होगी। यानी कि जो जल में बल लगा पाएंगे ये वो निर्वात की तुलना में दो आवेश 80 गुना कम बल लगाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर करूँ तो एप्सिलॉन एम यानी माध्यम की विद्युतशीलता को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, निर्वात की विद्युतशीलता और गुणा उस माध्यम की रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। ठीक है, अब इसको जो है इस एक्सप्रेशन को इस वाली समीकरण एक में रखते हैं। एप्सिलॉन एम की वैल्यू जो है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिखते हैं। देखो क्या बन जाएगा, माध्यम में जो बल होगा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, 1/एप्सिलॉन आर अलग कर लूँ और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये क्या है एक्सप्रेशन, ये तो निर्वात में जो बल लग रहा था एफ नोट उसके बराबर ही आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर है नहीं। यानी कि जो माध्यम में बल लगता है वो निर्वात में लगने वाले बल का क्या हो रहा है, 1/एप्सिलॉन आर गुणा है, मतलब इतने गुना बल जो है वो कम हो गया। एप्सिलॉन आर जो है हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा 1 के। ठीक है, 1 किसके लिए होता है, 1 होता है निर्वात के लिए, निर्वात के लिए या वायु के लिए भी 1 मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये 1 है तो मतलब निर्वात है तो वो तो भाई अब निर्वात के बराबर ही बल लगेगा। धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर जो है होता है अनंत। ठीक है, और ध्यान रखना क्या बोलते हैं इसको, परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। नॉर्मली परावैद्युतांक बोलेंगे, इंग्लिश में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो धातुओं के लिए क्या होता है, अनंत होता है। इसके पीछे भी रीजन है, धातु चालक होती है, वो विद्युत क्षेत्र को आर पार नहीं जाने देती, बल नहीं लगाती, बल्कि धारा बहवा देती। तो वो आगे पढ़ेंगे, पर यहाँ से याद रखना धातुओं के लिए जो है अनंत होता है। जैसे अभी 2023 में क्वेश्चन आया था कि चांदी का परावैद्युतांक क्या होता है, तो चांदी क्या होती है, चांदी धातु होती है, तो धातु का परावैद्युतांक क्या होगा, वो अनंत हो जाएगा। तो ये थी मेरी आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युता। तो ये एक्सप्रेशन भी हमें ध्यान रखना है, ये वाला अगर किसी माध्यम की बात आए तो एप्सिलॉन आर और एक्स्ट्रा हो जाएगा, इतने गुना बल जो हमारा कम हो जाएगा। ओके, अब देखो बल बताओ, बल जो है वो सदिश राशि है या अदिश राशि है। तुमने पढ़ा होगा
कि बल जो होती है वो सदिश राशि है। लेकिन अब तक जब हम बल का एक्सप्रेशन लिख रहे थे उसमें कहीं भी दिशा नहीं बता रहे थे, है नहीं, ये केवल क्या बता रहे थे, अब तक परिमाण बता रहे थे। लेकिन बल को जो है, बल को तो सदिश के रूप में लिखना चाहिए, वेक्टर के रूप में, क्योंकि बल तो वेक्टर होता है, सदिश राशि होती है। तो अब चलो इस बल को वेक्टर के रूप में लिखते हैं। तो पहले अपनी एक्स वाई जेड एक्सिस बनाएं, ये मूल बिंदु O है, और मान लिया जो Q1 आवेश है वो A पॉइंट पर है, Q1 आवेश, इसका जो स्थिति सदिश है, थोड़ा बहुत तुमको इसमें सदिश वाली वेक्टर पता होना चाहिए, है नहीं, वरना थोड़ी सी परेशानी होगी समझने में। तो Q1 का स्थिति सदिश जो है वो है मेरा R1 वेक्टर, और Q2 का स्थिति सदिश जो है वो मान लेते हैं वो है R2 वेक्टर। ओके, ये पॉइंट B पर है, बिंदु B का स्थिति सदिश R2 वेक्टर। अब देखो, अगर तुमने पढ़ा हो वेक्टर तो तुम बता पाओगे कि अगर मेरे को अब AB वेक्टर निकालना है तो AB वेक्टर हो जाएगा OB माइनस OA। ठीक है, AB वेक्टर क्या हो जाएगा, OB माइनस OA। सिंपल है, बाद वाला में से पहले वाला घटा दो, या त्रिभुज नियम होता है सदिशों का, वो लगाओ, पता चले। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, और अगर मेरे को BA वेक्टर लिखना है ऐसे ही, ठीक है, BA वेक्टर क्या है, बस AB का अपोजिट है, OA माइनस OB, वो क्या हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, और आवेशों का तो हमें पता चल गया Q1 Q2 है। आवेशों के बीच की दूरी क्या है, आवेशों के बीच की दूरी है AB वेक्टर का परिमाण बोलो या BA वेक्टर का परिमाण बोलो, परिमाण जो है दोनों का सेम ही होगा, बस क्या होगी, दिशा ही अलग अलग होगी। तो आवेशों के बीच की दूरी हो जाएगी, जिसको अब तक हम R लिखते थे, है नहीं, वो क्या हो जाएगी AB वेक्टर का परिमाण, यानी कि AB क्या लिखा, R2 माइनस R1 का परिमाण। ठीक है, और ये बराबर होता है R1 माइनस R2 के परिमाण के, दोनों चीज़ें परिमाण में क्या है, सेम है। ओके, अब देखो, अगर कोई भी सदिश होता है उसके पास दो चीज़ होती है, एक उसकी दिशा, एक उसका परिमाण। ठीक है, अदिश के पास केवल परिमाण होता है। तो जैसे मेरे को AB वेक्टर लिखना है, AB वेक्टर, तो AB वेक्टर के पास क्या क्या है, एक AB वेक्टर का परिमाण है और गुणा AB वेक्टर की दिशा है, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं एकांक सदिश से। ठीक है, एकांक सदिश कैप लगा देते हैं। एकांक सदिश का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण जो है एक हो, तो उसके अगर किसी में गुणा करेंगे तो उसका परिमाण बदलने का नहीं, उसका काम क्या होता है, केवल दिशा दिशा बदलने का। ठीक है, तो यहाँ से AB कैप, अगर मैं इसको डिवाइड में ले जाऊँ तो AB वेक्टर अपॉन AB वेक्टर का परिमाण, ये हो जाएगा AB का कैप। ठीक है, ऐसे होगा। अब देखो, मेरे को लिखना है कि Q1 आवेश Q2 आवेश पर क्या बल लगाएगा। ठीक है, Q1 आवेश Q2 आवेश पर एक मुझे पता चलेगा AB की दिशा में बल लगाएगा। ठीक है, AB की दिशा में बल लगाएगा, और इस बल को मैं बोल दे रहा हूँ F21। F21 का क्या मतलब है, F21 का मतलब पहले जो 2 लिखा उसका मतलब Q2 पर बल लग रहा है, और जो बाद में 1 लिखा है उसका मतलब है कि 1 ने बल लगाया है, Q2 पर Q1 ने बल लग रहा है, उसको F21 लिखा है मैंने। ओके, तुम चाहो तो इसको F12 भी लिख सकते हो, और इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हो कि 1 बल लगा रहा है 2 पर। ठीक है, मर्जी तुम्हारी है, तुम जैसे लिखना चाहो। ओके, अब देखो, इस F21 का परिमाण तो हमें पता है क्या होगा कूलाम के नियम से, F21 जो होगा बल, वो भी क्या होगा, F21 का परिमाण और F21 की दिशा। ठीक है, अब परिमाण तो हमें कूलाम के नियम से पता है क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R², और R को हमने कहा था कि हम R को जो है ये लिखेंगे R2 माइनस R1 का परिमाण। ठीक है, तो ये लिख देंगे
R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का परिमाण। लेकिन गुणा अभी इसमें दिशा और लिखनी है, और दिशा क्या है, F21 वेक्टर की भी वही दिशा है जो AB वेक्टर की है। AB की दिशा में ही ये बल लगेगा, ठीक है। और AB की दिशा क्या है, AB की दिशा है AB वेक्टर, उसको AB वेक्टर के परिमाण से भाग कर दो। अब AB वेक्टर क्या था, AB वेक्टर था R2 माइनस R1, और AB का परिमाण R2 माइनस R1 मोड में। तो दिशा क्या हो जाएगी, यानी कि F21 कैप की जगह मैं AB कैप ही लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ, AB कैप। AB की दिशा में ही बल लग रहा है ना F21। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ से लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बटे, और सॉरी इसका स्क्वायर भी है, R स्क्वायर था ना, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर, और नीचे उसका परिमाण R2 माइनस R1, ओके। सॉरी ये तो परिमाण है, ठीक है, ऊपर वेक्टर है, परिमाण और दिशा दोनों ले बैठा है। तो देखो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे R2 माइनस R1 का क्यूब, ठीक है, और R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। अब ये ना सोचना कि ये क्यूब के अनुसार वैल्यू करने लगाया, भाई क्यूब आ गया अब तो R स्क्वायर की जगह। असल में अगर नीचे R क्यूब है तो ऊपर एक R ये भी ले बैठा है, ठीक है। इसके पास भी एक R है, तो वो R से R कटेगा, मतलब फर्क उस पर 1/R स्क्वायर के अनुसार ही बदल रहा है बल, 1/R स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। तो ये हो गया F21। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि जो Q2 Q1 पर बल लगाएगा उसको मैं बोल देता हूँ F12, इसको क्या 2 1 लिखा था, तो F12 मतलब 1 पे बल लग रहा है 2 की वजह से, तो वो क्या हो जाएगा, परिमाण सेम रहेगा, जितना बल Q1 Q2 पे लगाता है उतना ही Q2 Q1 पे लगाएगा। बस अब दिशा क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी BA, ठीक है, क्योंकि ये इस पर AB दिशा में बल लगा रहा था, और ये इस पर किस दिशा में बल लगाएगा, BA दिशा में बल लगाएगा। BA वेक्टर भी निकाला था हमने, जस्ट AB वेक्टर का अपोजिट था, ये R2 माइनस R1, ये R1 माइनस R2। तो अगर मेरे को F12 लिखना है, यहाँ लिखते हैं अच्छे से F12, तो 1/4πε0 Q1 Q2, और नीचे R1 माइनस R2 का परिमाण 3 हो जाएगा, और ऊपर R1 माइनस R2, ओके, ये हो गया। अगर तुमको ये चीज़ जो है थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी दिख रही है R2 माइनस R1, तो मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूँ। वैसे मैं कह देता हूँ कि जो R2 माइनस R1 वेक्टर है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ R वेक्टर, ठीक है। R2 माइनस R1 वेक्टर को क्या लिख दिया, R वेक्टर, और इसका जो परिमाण है R2 माइनस R1 का परिमाण, इसको बोल दे रहा हूँ R। तो देखो ये क्या हो जाएगा सॉर्ट में, तो F21 बल हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R क्यूब, और ऊपर R वेक्टर, ठीक है। अब देखो सिंपली दिख रहा होगा तुम्हें, एक पावर क्यों बढ़ गई नीचे, क्योंकि एक R वेक्टर ऊपर आ गया, ओके। तो अगर R2 माइनस R1 R वेक्टर है, तो R1 माइनस R2 माइनस R वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा R1 माइनस R2। तो ऐसे ही जो मेरा F21 बल हो जाएगा, हो जाएगा, परिमाण नहीं बदलेगा, परिमाण सेम है, Q1 Q2 बटा R क्यूब इंटू फिर ये हो जाएगा माइनस का R वेक्टर, ठीक है, F21। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि बल के परिमाण दोनों के क्या है, सेम है, बस दिशा क्या है, अपोजिट है। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, F21 वेक्टर जो है वो माइनस के F, भाई दोनों 2 1 ही लिख दिया, ये तो 1 2 है भैया, F12 वेक्टर इसके बराबर, मतलब दोनों बलों के परिमाण समान है और जो है दिशा अपोजिट है। और यही जो है न्यूटन का जो तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि अगर दो वस्तु बल लगा रही है एक दूसरे पर,
तो वे जितना बल ये इस पे लगाएगी उतना ही बल ये इस पे लगाएगी, लेकिन दिशा अपोजिट है, ये इस पर इधर को, ये इस पे इधर को बल लगा के, ठीक है। तो उसी के जैसा है ये भी। तो ये था हमारा कूलॉम का नियम। अगले वीडियो में हम हो सकता है इस पर कुछ क्वेश्चंस करें, न्यूमेरिकल्स वगैरह, तो देखते हैं जैसा भी होता है। जय सिया राम।